हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट स्टार्ट करवा रखी है। और जो बच्चे उसका लास्ट आर्टिकल है जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने नोट्स में आपको दर्शन नहीं करवाए, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ऊपर फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा जो मैंने बताई थी 2.87 वोल्ट। हाइड्रोजन बीच में बेटा सभी को पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की क्षमता 0.0 वोल्ट। और सबसे लास्ट में बेटा लिथियम जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है नेगेटिव में, माइनस में। तो उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रोडों की या तो रिड्यूसिंग पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं या उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का। यानी कि या तो हम ये कह सकते हैं या तो बच्चे हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा बच्चे हम इस सीरीज की हेल्प से मैंने बता चुका हूं, आपको बता दिया था कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। एक एग्जाम्पल देना बच्चे मैं भूल गया था, लेकिन अब मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ ये एप्लीकेशन। बेटा जैसे आप कभी 10th क्लास में किया करते थे ना, Zn प्लस में CuSO4 क्या बन जाता था, ZnSO4 प्लस में Cu। वहाँ तो आपको मिट्टी गोली देते थे बेटा, जिंक क्या है, मिट्टी गोली का मतलब ये मत समझाना गलत बताते थे, होता सही था, बस पूरा ज्ञान नहीं दिया जाता बेटा छोटे स्टैंडर्ड में, और नाम दे सकते मजबूर हो जाते हैं। हमें पता है बच्चों को हम डिटेल में नहीं करवा सकते। जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, और जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो आप खुद बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है, आपको सर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बेटा तो हमें भी पता है पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है ये भी हम रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बता सकते हैं। लेकिन बेटा अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, कॉपर बाहर ले लूं और जिंक का सल्फेट लूं, तो क्या ये रिएक्शन होगी, क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि आप कहोगे सर कॉपर तो कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव को कैसे डिस्प्लेस करेगा। तो बात आपकी जायज है, लेकिन बच्चे हम ये कम रिएक्टिव और लेस, ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव के चक्कर से बाहर आकर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से इजिली बता सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है तो क्यों है, और नीचे वाली पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद बेटा हमने थर्ड एप्लीकेशन करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी नहीं बनाएगी। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बच्चे मेटल्स पाई जाती है वो इनएक्टिव मेटल है, वो कभी भी एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी। जबकि हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में जो मेटल्स है, ठीक है, वो सभी मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसमें है, इलेक्ट्रॉन लेने की माइनस में तो इलेक्ट्रॉन देने की प्लस में, जिस कारण से ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगी और एसिड का H प्लस ईजिली इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। यानी कि ये मेटल्स इजीली एसिड से रिएक्ट करके क्या बना सकती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकती है, यानी कि ये एक्टिव मेटल्स है। तो बेटा ये मैंने रिवाइज इसलिए करवाया क्योंकि लास्ट आर्टिकल्स पे है हम, और इस लास्ट आर्टिकल की लास्ट एप्लीकेशन है बेटा। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर +2 में नाम सुनने को मिलेगा। और बेटा आज ये लास्ट वीडियो है, और उसके बाद बच्चे आपको पता है कल संडे है, तो बेटा प्लीज़ मुझे ये बता देना कि भी अब करवानी है तो कौन सी यूनिट करवानी है इसके बाद, नहीं तो बेटा फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है, फिर ये ना कह देना कि सर ने पूछा नहीं। तो बेटा आइए कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ईएमएफ निकाल सकते हैं सेल का। अब मुझे खुद बताइए इस पूरी सीरीज में जो वैल्यू दे रखी है वो स्टैंडर्ड स्टेट में दे रखी है, तो इस डाटे से जो हम ईएमएफ निकाल लेंगे ना बेटा वो भी स्टैंडर्ड निकलेगा। हेडिंग में नहीं दे रखा, नीचे फॉर्मूले में दे रखा। वैसे तो हेडिंग में दिया जाना चाहिए था कि हम इसकी हेल्प से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि भाई अब आपको क्या सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं बता दूं बच्चे स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ई नोड ऑफ सेल से। अब आपको क्या सर ई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ करता था, तो बेटा आज ये लंबी होने वाली है वीडियो, या जितनी वीडियो रहेगी वो फोर्थ एप्लीकेशन में रहेगी, थोड़ा ध्यान से समझ लो क्योंकि ये एप्लीकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आई ना तो अगले साल एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, इस साल तो क्या कर लोगे। तो ई तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, लेकिन अगर पैरों में सेल लिखा जाए ना तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहलाता, वो कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे आप घड़ियों का सेल लेके आते हो, घरों में सेल लेके आते हो, 1.5 वोल्ट लिखा होता है, और नोड का मतलब पता ही है आपको कि क्या होता है, स्टैंडर्ड। तो
तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल का। और भाई सेल तो बनता है कैथोड एनोड से, ठीक है। अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ, इसका मतलब बताना मुझे, ई नोड ऑफ सी माइनस ई नोड ऑफ ए। आधे बच्चे कहते हैं सर ये सी क्या है, ए क्या है। अभी ये कैथोड है और ये एनोड है। अब आप कहोगे सर ये भी ईएमएफ है, नहीं ये ईएमएफ है। जब सेल लग जाए साथ में तो ईएमएफ, जब सेल ना लगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि मुझे क्या करना है, कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से माइनस करना है एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर सी पहले क्यों आया, ए पहले क्यों नहीं आ सकता। तो मैं बता दूं बेटा, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रिवर्स वाला भी, मतलब ई नोड ऑफ ए माइनस ई नोड ऑफ सी, ये भी लगा सकते हो। लेकिन अब बता दूं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, और नीचे वाला लगेगा जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो। मैं बताऊं, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इतना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर नहीं समझाता। अब किताब वालों ने देखो कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, कहते हैं अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है ना सेल का, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो किसकी, कैथोड की, उसमें से माइनस कर दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, एनोड की। मतलब इन्होंने मेरा पहले वाला फॉर्मूला दे रखा है, दूसरे फार्मूले का इन्होंने जिक्र नहीं कर रखा। तो बेटा अब सारे फॉर्मूले भूल जाओ, पहले ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है, साथ साथ एक एक स्टेप करते जाएंगे और इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे जो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले तो देखो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, एक न्यूमेरिकल में आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ये साल्ट ब्रिज है बेटा, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है एनोड, और जब भी एनोड लिखा होता है ना तो पहले एटम लिखा जाएगा बाद में आयन, और जब कैथोड लिखा जाएगा तो पहले आयन और बाद में एटम। अब आपको या तो बेटा सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई हो सकती है, या हो सकता है आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन ना दे रखी हो, सेल की रिएक्शन दे रखी हो, और आपको बोल रखा हो कि सेल का क्या निकालना है, ईएमएफ। अब ईएमएफ से तो आप समझ गए ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ है। देखो यहाँ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन है वही स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो बेटा आपको जब भी स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना हो तो ध्यान रखना आपके पास दो हाफ रिएक्शन होनी चाहिए। लिख रखा है ना, इन केस टू हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन टू डिफरेंट हाफ सेल देन द स्टैंडर्ड ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप पढ़ेंगे और फिर साथ साथ इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा हमें गिवन क्या था, स्टेटमेंट में हमें एक तो सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, एक हमें ई नोड ऑफ Zn2 प्लस से Zn दे रखा है, और एक ई नोड Ag प्लस से Ag की वैल्यू दे रखी है। बेटा पहले आयन है बाद में एटम है, इसका मतलब ये हमें दोनों इलेक्ट्रोडों की क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, आपने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। बेटा अब अगली क्लासों में, इस क्लास में हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये जिंदगी में एक बार ही पढ़ने को मिलेगा तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो आपने शॉर्टकट ही लगाने हैं जिंदगी भर। तो आइए, कहते हैं जब भी आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना हो किसी भी सेल का, और आपको सेल की रिएक्शन या सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, दोनों हाफ रिएक्शन को लिख लीजिए। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, और साथ में उनकी ई नोड की वैल्यू। नहीं समझे? अब सभी को पता है कि भी जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, पहले एटम आता है बाद में आयन, लेकिन साफ साफ मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के रूप में लिखना है। मतलब हमें रिडक्शन रिएक्शन के रूप में लिखना है। मतलब देखो जिंक से Zn2 प्लस नहीं बना के दिखाने, हमें ऐसे दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हो, तो पहले Zn2 प्लस रिप्रेजेंट कर दो, फिर वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, Zn। अब आपको कहे सर ऐसा तो हो ही नहीं रहा, जिंक तो उल्टा जिंक के आयन बना रहा है, आप तो जिंक के आयनों से जिंक के एटम बना रहे हो। बेटा मैं मानता हूँ दिया सही हुआ है, लेकिन हम कर गलत रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये एक तरीका है निकालने का जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हमेशा आयन लिख दो, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करवा के एटम में कन्वर्ट करवा दो। ऐसे ही Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा होगा, Ag, और इन दोनों के साथ क्या लिख दो, इनकी जो ई नोड की वैल्यू है, ठीक है। अब ई नोड की वैल्यू कौन सी लिखोगे, जो दी गई होगी। आपने देखा ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन की वैल्यू गिवन है। बेटा एक बात बताऊं, अगर यहाँ पर ये दे रखा होता ना, और यहाँ पर प्लस दे रखा होता, और यहाँ पर प्लस ना दे रखा होता, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती, और हमें क्या रखा है कि यहाँ रिडक्शन हो रही है, फिर हम इसका साइन चेंज करके लिखते, माइनस से प्लस करके लिखते। अब जैसे ही आपने क्या करा बच्चे, दोनों हाफ रिएक्शन लिख ली और साथ में उनकी ई नोड की वैल्यू लिख ली। अगला स्टेप कहता है कि दोनों हाफ रिएक्शन लिखने के बाद अगर जरूरत पड़े
तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई किसी नंबर से, ताकि इलेक्ट्रॉनों को इक्वल किया जा सके। अब आपने देखा भाई, इलेक्ट्रॉनों को इक्वल किया जा सके। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन कहते हैं जब भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इक्वेशन को, तो ई नोड की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी। ई नोड वैल्यू आर नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो अब आपको सर इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल करने हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है ना जो, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, नीचे वाली में 2 है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी सिवाय ई नोड के। ई नोड गलती से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अब ई नोड की वैल्यू तो वैसी की वैसी रहेगी। ए जी प्लस की जगह 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2Ag प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag की जगह आ गया 2Ag। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको के सर अब करना क्या है, चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 भी हो गए, अब करना क्या है बेटा, खुद समझदार हो। जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो फॉर्मूला लगता है कैथोड माइनस एनोड। पहले तो ये देखो कैथोड कौन सा है, सिल्वर वाला, और सिल्वर वाली फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो कैथोड की इक्वेशन में, कैथोड वाली इक्वेशन में से एनोड वाली इक्वेशन माइनस करेंगे। अब कैथोड वाली है, कैथोड है हमारा सिल्वर, सिल्वर की इक्वेशन बन गई 3, और एनोड है हमारा जिंक, जिंक की इक्वेशन है 2। तो हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो लिख रखा है ना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। मतलब हमें क्या करना है, 3 में से 2 को माइनस कर देना है। जब हम बेटा 3 में से 2 को माइनस करेंगे, अब अगर आप कंफ्यूज हो ना तो मैं साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ दोनों इक्वेशनों को। देखो मैं 3 वाली दोबारा से लिख रहा हूँ, 2Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया बेटा 2Ag। अब इसमें से माइनस किसको करना है, 2 वाली को, ऐसे लिखूंगा ना, Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया Zn। ई नोड की वैल्यू बेटा Ag की जितनी है उसको यहाँ लिख देता हूँ। Ag की ई नोड की वैल्यू क्या है 0.80, डायरेक्ट लिख दी बेटा, और जिंक वाले की कितनी है माइनस 0.76 वोल्ट। अब बेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना नवनीत सर ने सिखाई रखा होगा, माइनस 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 कट गया। अब बताओ 2Ag और जिंक में कौन सा साइन है, माइनस का। देखो इसको माइनस करा तो आ गया, इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, और उसके बाद 2Ag में से Zn माइनस कर देंगे, हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन, सभी को पता है भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, होगा तो माइनस माइनस प्लस, शायद ऐसे किया करते हैं कुछ तुम, ठीक है, होगा तो क्या प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और 0.80 वो आपको बेटर पता है बेटा। तो ये ई नोड को हमने अलग से सोल्व कर लिया और इक्वेशन को अलग सोल्व कर लिया। अब आपने देखा माइनस का साइन कभी नहीं आया करता बेटा इक्वेशन में, और यहाँ माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब इस Zn को जो माइनस का उसको इस तरफ ले जाएंगे, और Zn2 प्लस जो माइनस का उसको इस तरफ ले जाएंगे, ताकि इक्वेशन में कोई माइनस का साइन ना आए। 1 मिनट बेटा। देखिए बच्चों, तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू आ गई ई नोड ऑफ सेल की, ठीक है, और हमारी इक्वेशन भी सही लिखी गई, ये आ गई हमारे पास। अगर आप इसको डायरेक्ट करते ना, डायरेक्ट कर सकते थे। अब आपने देखा इतना बड़ा प्रोसीजर ना लगाते, डायरेक्ट कर लेते। अब डायरेक्ट करने के लिए बच्चे मैं ना आपको सही बताऊं, डायरेक्ट करने के लिए ना, डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। बस बेटा ये सीखने के लिए था, किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। बस बेटा ये गांठ बांध लो। और वैसे बताऊं बेटा, मैंने जिंदगी में ना कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं वैसे लगा के दिखा दूंगा, आंसर सेम आएगा दोनों से, लेकिन मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। चलो मैं दोनों से करवाता हूँ। आपको एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि साफ साफ पता चल रहा है भाई, जो कॉपर है वो एनोड है और सिल्वर क्या है, कैथोड है, सभी को पता चल रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है भाई, दोनों हाफ सेल, भाई वही बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, वर्क कर रहे हैं, मतलब देखो ईएमएफ बोल दिया और पहले स्टैंडर्ड बोल दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए बेटा क्या गिवन है, ई नोड Cu2 प्लस से Cu, पहले आयन बाद में एटम, यानी कि आपको यहाँ पर कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और पहले यहाँ पर भी प्लस है, आयन है, बाद में एटम है, तो सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो आप यही वाला फार्मूला लगाना उचित समझोगे। मैं बता दूं बेटा, इतना आसान न्यूमेरिकल नहीं आया करता। कई बार क्या करते हैं, एक का रिडक्शन दे देते हैं और एक का ऑक्सीडेशन दे देते हैं, एक को पलट के लिख देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे होता, इधर प्लस होता
तो यहाँ पर माइनस होता ना। अब आप कहोगे सर एक का तो रिडक्शन दे रखा है और एक का क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो भी फिर आपकी इच्छा है, या तो रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन में बदल लो या ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन में। मतलब दोनों के दोनों रिडक्शन होने चाहिए, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन में होने चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पर अब क्या करा जाए, भाई खुद लगा के देख लो वैल्यू, तुम्हारी इच्छा है। इसको रिडक्शन में बदलोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, पहले आयन आ जाएगा, बाद में प्लस खत्म हो जाएगा। ये रिडक्शन बन गए दोनों, और ये भी रिडक्शन ही रखे थे। तो बस कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस करनी है। अब कैथोड है हमारा सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू है 0.80 और उसमें से माइनस कर देना है 0.34। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.46 आ जाएगा। तो आपने देखा बेटा, इस तरह ई नोड की वैल्यू निकाल लेंगे, ई नोड ऑफ सेल की। तो बेटा कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और बेटा प्लीज़ कर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो बच्चे आप दिक्कत में आओगे, हमारा तो कुछ नहीं जाना और स्कूल वालों का भी कुछ नहीं जाना। तो बेटा जितना एफर्ट हम कर सकते हैं सभी करने लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो रहे, ना तो क्लास लगाते सही तरह और ना ही बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो। ये सोल्ड न्यूमेरिकल भी करने हैं सारे और अनसोल्ड भी करने हैं, ये जरूरी है बेटा। लो साथ साथ इसके आंसर भी मैंने दिखा दिए। लो एनसीईआरटी का भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ पोर्शन, ताकि आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आंसर कर पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, और वीडियो को पॉज करने के बाद इजीली आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हो और उसे सोल्व भी कर सकते हो। बेटा 20 मिनट की वीडियो आपके लिए होगी, मेरे लिए तो 1.5 घंटे की है। क्योंकि पहले इस वीडियो को बनाओ और उसके बाद इसको कंप्रेस करूँगा अब रात को बैठ के, उसके बाद ये अपलोड करूँगा। सारी रात में अपलोड होगी जाके, नेट की स्पीड कम होती है सिर्फ इसलिए ताकि मैं पूरा बता सकूं। क्योंकि सवेरे दिक्कतें बड़ी आती है ऑनलाइन में कि कभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, फ़ोटो नहीं दिखाई देती, कहीं फ़ोटो दिखाई दे रही होती है, आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं, तो प्लीज़ इनके ऊपर एक बारी नज़र डाल लेना, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक एक क्वेश्चन में आप परफेक्ट हो जाओ ना बच्चे, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो आसानी से क्लियर हो जाए आपके। बच्चों की ज़्यादातर शिकायत ये रहती है कि सर हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होते, कोचिंग लेनी पड़ेगी। चलिए ये ऐसा इसलिए करो बेटा ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आसानी से वीडियो में से ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कर पाए। बस बेटा ये लास्ट पेज है। बस थैंक यू बेटा।